Hello friends, I Kuldeep welcome you all to today's session on Daily News Answers where we are going to look at important news from the Hindu as well as Indian Express. So students, आज है 6th of August और आज के दिन की जो दोनों important न्यूज हैं, दोनों ही न्यूज़पेपर में जो आई है उनको हम आज डिटेल में कवर करेंगे. ओके, तो 6th of August वैसे हिस्टोरिकली भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस डे को हम हिरोशिमा नागासाकी डे भी बोलते हैं और उस कंटेक्स्ट में एक पर्टिकुलर आर्टिकल आया है आपका, तो उस वजह से इस पूरे के पूरा जो न्यूक्लियर रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उन सबको हम आज कवर करेंगे. बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज. आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद सच अ बैड न्यूज, बट द न्यूज इज कि आपके उत्तराखंड में स्पेसिफिकली उत्तराकाशी जो जगह है वहां पे फ्लैश फ्लड्स आए हैं. ओके, तो यहां पे आप न्यूज में पढ़ोगे कि ये पर्टिकुलरली शुरुआत में आ रहा था कि ये क्लाउड बर्स्ट की वजह, बादल फटने की वजह से हुआ है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. ये जो पर्टिकुलर आपका फ्लैश फ्लड्स है, इट इज बिकॉज ऑफ इंसिस्टेंट रेनफॉल और उस वजह से ये जो मड स्लाइड्स हुए उस वजह से ये पर्टिकुलर आपका ये पर्टिकुलर फ्लैश फ्लड्स कॉज हुआ है, जिससे आपका काइंड ऑफ एक लैंडस्लाइड में ये कन्वर्ट हो गया था. ओके, तो डिटेल्स क्या है इस पर्टिकुलर फ्लैश फ्लड की. तो अगस्त 6, 2025 को आपके फ्लैश फ्लड्स और मड स्लाइड्स हुए हैं धराली विलेज उत्तराकाशी उत्तराखंड के अंदर में. गंगा और यमुना जो रिवर्स है आपकी वो उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट से ही निकलती है. विलेज का नाम है धराली. जो फोटोग्राफ्स जो वीडियोस आप एक्चुअल में देख रहे हैं टीवी पे या इंटरनेट पे, वो सब धराली विलेज के. जो पर्टिकुलर फोटोग्राफ है ये धराली विलेज की है, जो बेसिकली करीब करीब जो इसका मेन पूरा एरिया है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है इन दिस पर्टिकुलर मड स्लाइड. ओके, बट आपको ये समझना है कि ये टेक्निकली क्लाउड बस्ट नहीं है. और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्लाउड बस्ट की एक टेक्निकल डेफिनेशन होती है. अगर वो डेफिनेशन फुलफिल होती है तभी वो चीज होती है. ओके, तो आईएमडी जो है हमारा, तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये जो आईएमडी है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये भी आपको मुझे बताना है, क्योंकि अभी इसके रिसेंटली कुछ 150 175 समथिंग कुछ ईयर्स कंप्लीट हुए हैं. तो आईएमडी का फुल फॉर्म क्या है और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. अब जो क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं हम, जिसको हम बादल फटना बोलते हैं, तो क्या एक्चुअल में जो आपका बादल होता है क्या वो फट जाता है, या क्लाउड बर्स्ट का मतलब कुछ और होता है? तो क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है कि बहुत ही इंटेंस रेनफॉल हो रही है, बहुत तेज रेनफॉल हो रही है और 1 घंटे से कम के टाइम में 100 mm से ज्यादा पर्टिकुलर रेनफॉल हुई है इन एन एरिया ऑफ 10/12 किलोमीटर्स. तो 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 10/10 के एरिया के अंदर में अगर 1 घंटे के अंदर में 100 mm से ज्यादा रेनफॉल होती है तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं. तो इट इज नॉट एग्जैक्टली कि कोई बादल फट गया है, बट इंटेंस रेनफॉल इतनी ज्यादा तेज है कि आपको ये बादल फटने जैसे लगता है कि एक साथ सारी बारिश एक साथ हो गई, जो 2-3 घंटे में होनी थी वो 1 घंटे में हो गई. तो क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन होती है. तो क्या उत्तराकाशी के अंदर में क्लाउड बर्स्ट हुआ है? द आंसर वुड बी नो, बट यस, वहां पे बहुत दिन से इंसिस्टेंट रेनफॉल हो रही थी, बट आईएमडी की डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं करते, इसलिए क्लाउड बर्स्ट नहीं हम उसे कॉल कर रहे हैं. तो उसमें क्या हुआ है, आपके इंटेंस रेनफॉल हुई है जिससे मड स्लाइड्स हुए हैं. और इंटरेस्टिंगली ये जो पर्टिकुलर धराली विलेज है उत्तराकाशी का, ये बेसिकली जो पुराने मड स्लाइड्स है, जो हिस्टोरिकली मड स्लाइड्स हो रहे हैं, उन्हीं के ऊपर पे बसा हुआ है. तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर विलेज है और हमारा ये अनप्लैन्ड जो आपका अर्बनाइजेशन है, उसका कहीं ना कहीं यही कॉज बन रहा है कि क्यों हमें इतना ज्यादा डिजास्टर को यहां पे फेस करना पड़ रहा है. ओके, तो ये जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं, दीज आर वेरी कॉमन इन हिली रीजन्स. और इसका हिली रीजन्स में होने का रीजन ये है बिकॉज इसका प्राइमरी कॉज होता है आपका ओरोग्राफिक लिफ्टिंग ऑफ मॉइस्ट एयर. तो यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं कि ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है. तो जब कोई पर्टिकुलर, अगर बेसिक पे जाए, रेनफॉल कैसे होती है कि भाई वाटर एवेपोरेट होता है, क्लाउड्स में जाता है और उसके बाद में रेनफॉल हो जाती है जब एक उसकी कैरिंग कैपेसिटी को वो एक्सीड कर जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे आपकी ये जो मॉइस्ट एयर है, ये मॉइस्ट एयर है, ये राइज होती है बिकॉज ऑफ लेट्स से द सन रेज, और उस वजह से क्या होता है यहाँ पे ये ऊपर जाके क्लाउड्स बनती हैं. बट क्या होता है कि यहाँ पे बीच में आपका एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक माउंटेन आ जाता है, ओरोग्राफिक आपका एक यहाँ पे बैरियर आ जाता है. तो उससे क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर आपकी विंड्स हैं ये और ऊपर रेज होती जाती हैं और हाइट में जाती रहती है, बिकॉज यहाँ पे इनको मूव करने का मौका नहीं मिलता. तो जब ये ऊपर जाती रहती हैं तो जो क्लाउड कैरिंग
कैपेसिटी है इनकी जल्दी फिल हो जाती है। तो यहां पे जब ये ऊपर जाता है और ये जब बिल्कुल माउंटेन के ऊपर आता है तो यहां पे क्या होता है आपका कि ये जो पर्टिकुलर क्लाउड है ये वाटर से फुल हो जाता है और इसी साइड में ये पूरी रेनफॉल कर देता है। और इसका काउंटर क्या होता है, इसके अगेंस्ट में क्या होता है कि जब पर्टिकुलर रेनफॉल हो जाती है और जब ये क्लाउड्स लाइट हो जाते हैं तो ये पर्टिकुलर क्लाउड्स माउंटेन को क्रॉस करते हैं और इधर जाते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती है। और इस टाइप का जो ये वाला जो साइड होता है माउंटेन को, इसको हम रेन शेडो रीजन बोलते हैं। इसी वजह से इसको रेन शेडो रीजन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये क्लाउड जो है ये हल्के हो चुके हैं तो अब ये वापस से ऊपर राइज हो पाते हैं, फिर ये इसको क्रॉस करते हैं और फिर ये वापस जाते हैं। और जब ये नीचे जाते हैं उल्टा ये ड्रायर होते जाते हैं बिकॉज अब इनके पास में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो यहां पे ये ड्राई था, यहां पे इन्होंने रेनफॉल करी, वापस से ये नीचे जाते हैं और रेन शेडो रीजन के अंदर में कोई भी रेनफॉल ना करके उल्टा मॉइस्चर को यहां से उठा लेते हैं और कहीं ना कहीं पूरा ड्राई रीजन क्रिएट हो जाता है। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा मेथड ऑफ क्लाउड बर्स्ट कि बिकॉज एकदम से आपका वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट होता है इसमें रेन कैरिंग विंड्स का, तो ये क्लाउड जो होते हैं बहुत हैवी हो जाते हैं और माउंटेन के इस साइड के अंदर में यू वुड सी हैवी रेनफॉल और उस साइड में आपको बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं देखने को मिलती है। ओके, सो ये होता है बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट। नेक्स्ट, फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं? तो फ्लैश फ्लड इज बेसिकली जब सडनली आपका एकदम से वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाए, सडनली फ्लडिंग हो जाए बिकॉज ऑफ इंटेंस रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट या डैम बर्स्ट। तो इसके नेचुरल रीजन भी हो सकते हैं और इसका मैनमेड रीजन भी हो सकता है, बट दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लैश फ्लड कि एकदम से सडन फ्लडिंग हो जाए किसी रीजन में तो उसको हम फ्लैश फ्लड कहते हैं। इससे क्या हो जाता है, लैंडस्लाइड और डिब्रिस स्लाइड हो सकती है ड्यू टू अनस्टेबल टेरेन। जो बेसिकली आपका ये जो उत्तराकाशी का विलेज है इसमें क्या हुआ है कि बिकॉज वहां पे एकदम से सडन फ्लडिंग आती है और जो सॉइल है वो लूज है तो उससे लैंडस्लाइड और डिब्री स्लाइड जो होता है वो कॉज हो सकता है। फ्लो मड, कंक्रीट एंड ग्लेशियल मोरेन इनटू रिवर्स ग्रेनिंग फोर्स डाउनस्ट्रीम। तो इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर चीज होती है ये आपका और भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपके लिए कि अगर पूछा जाए आपसे कि आपकी हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्लाउड बर्स्ट जो हुआ है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल डाइड तो वो कौन सा होगा? तो जो हमारी केदारनाथ की 23 की ट्रेजेडी थी, केदारनाथ ट्रेजेडी 2013, दैट इज द मेजर क्लाउड बर्स्ट, सबसे बड़ा जो क्लाउड बर्स्ट डिजास्टर है वो यही हुआ था। एंड नेक्स्ट आता है कि क्लाउड बर्स्ट जो है अभी हम देख रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसका एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही होगा कि जो क्लाउड बर्स्ट का सबसे ज्यादा रीजन है, बड़ा रीजन है, वो है आपका क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, जो मॉइस्चर है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, उसका कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो जो रेनफॉल हो रही है वो ज्यादा इंटेंस हो रही है। क्यों हो रहा है? तो क्लाइमेट चेंज में की वजह से क्या है, आपके पॉल्यूशन की वजह से जो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई चाहिए होता है जिसके चारों तरफ बूंदें चिपकती हैं और बाद में वो उसका क्लाउड फॉर्मेशन होता है, तो उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो चुका है एटमॉस्फेयर में, जिस वजह से आपकी जो रेनफॉल है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है। सेकेंड इज डीग्लेशिएशन, तो वहां पे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, उससे जो वाटर अवेलेबल होता है रेनफॉल्स के लिए वो बढ़ जाता है। थर्ड इज अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। अब आप ऐसे सोचिए कि इसको हम डिजास्टर इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का इंपैक्ट हमारे ऊपर पे, ह्यूमंस के ऊपर पे पड़ रहा है। अदरवाइज नेचर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कोई भी डिजास्टर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। अगर यही पर्टिकुलर आपका लैंडस्लाइड या ये पर्टिकुलर आपका जो क्लाउड बर्स्ट है किसी ऐसे अनइनहेबिटेड एरिया में होता, लेट्स से हिमालयास के किसी रेंजेस में एवलांच आते रहते हैं, बट अगर उससे कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा तो हम उसे डिजास्टर नहीं कहते हैं। तो सिमिलरली यहां पे क्योंकि अर्बनाइजेशन और स्पेसिफिकली अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, आपके डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जिससे आपका जो सॉइल है वो लूज हो चुका है, इस वजह से आपके जो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट्स है क्लाउड बर्स्ट के, फ्लैश फ्लड्स के, ये इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया फिलीपींस रिलेशंस एलिवेटेड टू लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सेज पीएम मोदी। तो यहां पे एक ये टर्म आपको दिख रहा होगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया जो है अपने अलग अलग कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स को इस तरीके से एक टर्मिनोलॉजी के साथ डिफाइन करता है। तो जब हम कह रहे हैं कि इंडिया और फिलीपींस ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तो इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रेटेजी के लेवल पे भी पार्टनरशिप करेंगे, जिसका मतलब ये है कि डिफेंस को लेके दोनों कंट्री जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे। यहां पे इंडिया
इंडिया जो है वो फिलीपींस की हेल्प करेगा, और फिलीपींस जो है इंडिया की हेल्प कर सकता है डिफेंस के अंदर में आपके, वहां पे वो हेल्प करेगा। तो यहां पे जब हम कह रहे हैं कि इंडिया और आपके फिलीपींस ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी है, मतलब कि हम स्ट्रैटेजी के लेवल पे भी अब एक दूसरे से पार्टनरशिप कर रहे हैं। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पर या वन ऑफ इंसिडेंट पे, कि फॉर एग्जांपल कि सिर्फ यहां फिलीपींस के आपके प्रेसिडेंट आए हैं तो यहां पे जो नेगोशिएशन हो गया दैट्स इट, उसके बाद हम कांटेक्ट नहीं करेंगे। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि हम कंटिन्यूअसली स्ट्रैटेजाइज करते रहेंगे। और फिलीपींस जो है वो एक स्पेसिफिक वन लाइनर के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इंडिया और एक कंट्री ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है। तो आप मुझे बताइए किस कंट्री ने के साथ मिलकर इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है? तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको सिर्फ इंडिया सिर्फ अपने लिए ही यूज नहीं करता है, उसको इंडिया यहां इंडिया में बना रहा है और उसको जिन कंट्री को रिक्वायरमेंट है उनको एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और यहां पे फिलीपींस जो है वो ऐसी फर्स्ट फॉरेन कंट्री है जिसको हम ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई कर रहे हैं। 2013 के अंदर में हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, $375 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट था, और अब हमने लास्ट ईयर ही उनको पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल की यहां पे एक्सपोर्ट कर दी है। ओके, इसके बाद एक वन लाइनर आपके लिए एक और, कि डिप्लोमेटिक टाइज इंडिया फिलीपींस में कब स्टार्ट हुए थे? तो 1949 में हमने एक दूसरे के साथ यहां पे डिप्लोमेटिक टाइज बिगिन कर लिए थे। ओके, अब यहां पे बिकॉज हम इंडिया फिलीपींस कर रहे हैं, सो आई थॉट यहां पे थोड़ा बहुत साउथ चाइना सी डिस्प्यूट जो है विद रिस्पेक्ट टू फिलीपींस, बिकॉज साउथ चाइना सी डिस्प्यूट करेंगे तो बहुत पूरा अलग टॉपिक है, तो यहां पे सिर्फ हम साउथ चाइना सी डिस्प्यूट इन कंटेक्स्ट ऑफ फिलीपींस समझ लेते हैं। तो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या है? तो चाइना के साउथ में जो सी है उसको साउथ चाइना सी कहा जाता है, और उस सी के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो अलग अलग कंट्रीज हैं। जैसे कि अगर आप ईस्ट में देखते हो तो वहां पे आपका फिलीपींस है, और इस साउथ चाइना सी के अंदर में बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। और यहां पे चाइना जो है वो ये क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी के जितने भी आइलैंड्स हैं वो सारे के सारे हिस्टोरिकली उसके डायनेस्टी की, चाइनीज डायनेस्टी के पार्ट रहे थे, तो इन सब पूरी साउथ चाइना सी पे उसका पर्टिकुलर सॉवरेन राइट है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिस तरीके से हमारा लॉ डेवलप हुआ है, स्पेसिफिकली योर यूएन क्लॉज करके, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज, इसके बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो यहां पे किसी कंट्री का जो टेरिटोरियल जोन है वो उसका इन एनी केस 200 नॉटिकल माइल से उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से क्रॉस नहीं कर सकता है। इन केस कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी है तो 350 नॉटिकल माइल्स होगा, और अगर उसके कंट्रोल में कोई आइलैंड है वहां से हम इसको काउंट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी की सारी यूएन क्लॉज में लिखे हुए हैं। तो यहां पे साउथ चाइना सी में आपके फिलीपींस और चाइना के बीच में मैरीटाइम डिस्प्यूट्स कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। कौन से दो वो रीजन है जिसके लिए ये पर्टिकुलर होते हैं? तो एक तो है स्प्रेटले आइलैंड और एक है स्कारबोरो शोल। शोल क्या होता है? शोल इज बेसिकली योर अंडर वाटर आइलैंड। तो पर्टिकुलर शोल वो होता है, ये कोई भी ऐसा अंडर वाटर आइलैंड होगा जो अभी अबव सरफेस नहीं है बट अंडर वाटर वो एग्जिस्ट करता है। तो स्प्रेटली आइलैंड है और स्कारबोरो शोल है, ये आपका चाइना और फिलीपींस के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट है। इंटरेस्टिंगली आपका एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, पीसीए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। 2016 के अंदर में चाइना फिलीपींस का ये केस पीसीए के पास गया था, और वहां पे आपके पीसीए ने उसको फिलीपींस के फेवर में डिसाइड किया था कि ये जो पर्टिकुलर आइलैंड्स हैं ये बेसिकली फिलीपींस के सॉवरेन टेरिटरी के अंदर में आएगा। अब यहां पे इंडिया का रोल क्या है? तो इंडिया बात करता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट, मतलब साउथ चाइना सी के ऊपर पे इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है कि यहां फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, कोई भी कंट्री अगर जाना चाहे जा सकता है। चाइना कैन नॉट आस्क कि भाई आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको साउथ चाइना सी में नेविगेशन करना है, या लेट से आपको इसके ऊपर से अपनी फ्लाइट लेके जानी है। और इसके अलावा वी वांट कि इंडो पैसिफिक जो है वो हमारा रूल बेस्ड होना चाहिए, यानी एज पर यूएन क्लॉज के जो क्लॉजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली सारे कंट्री को यहां फंक्शन करना चाहिए। सो दैट इज रिगार्डिंग द इंडिया स्टांस ऑन द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। यूएन स्टार्ट्स न्यू बिड टू फॉर्ज प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी अमिड ग्लोबल क्राइसिस। तो यहां पे एक न्यूज आई, कई बार ये न्यूज क्या है मिस हो जाती है और फिर हमें पता पड़ता है कि यार ये बहुत अच्छी न्यूज है और इस पे क्लैट के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है आपका, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू राइट नाउ। और राइट नाउ क्या कहूंगा मैं, पिछले 15-20 साल से बहुत बड़ा इशू है और फ्यूचर में ये और भी बड़ा इशू हो जाएगा अगर हमने इसके लिए इमीडिएटली एक्शन नहीं लिए। और यहां पे हम बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है आपका, स्पेसिफिकली यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो यू टेल मी, यूएनईपी हम पढ़ चुके हैं, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर है, यूएनईपी को फॉर्म किस पर्टिकुलर ईयर में करा गया था, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हाउएवर
यहाँ पे यूएनईपी जो है वो यहाँ पे नेगोशिएट कर रहा है सारे कंट्रीज के साथ में, सो दैट हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी को फाइनलाइज कर सके। यानी कि हमें एक चीज क्या समझ में आती है कि वर्ल्ड ओवर कोई भी ऐसी प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाली कोई भी ट्रीटी नहीं है। ओके, तो यहां पे समझने की बात क्या है कि अगर यहां पे यूएन बना रहे हैं, इसका मतलब हमें एक अजम्पशन, एक पर्टिकुलर इन्फरेंस हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि वेदर देयर इज एनी इंटरनेशनल ट्रीटी, आंसर विल बी नो, देयर इज नो इंटरनेशनल ट्रीटी टू कंट्रोल प्लास्टिक। ओके, तो यहां पे प्लास्टिक पॉल्यूशन की ग्लोबल प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कि हमारा 400 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक हर साल प्रोड्यूस किया जाता है ग्लोबली। सो इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक बीइंग प्रोड्यूस। और यहां पे जो प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है ये रिसाइकलेबल प्लास्टिक नहीं है, ये आपका रीयूजेबल प्लास्टिक नहीं होता है। मोस्ट ऑफ इट जो होता है ये गार्बेज के अंदर में, हमारे ओशंस के अंदर में जाके डिपॉजिट हो जाता है और हमारे बायोडाइवर्सिटी को हार्म करता है, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। एक मैं आपको एडवाइस दूंगा, अभी आप चाहें तो अभी चेक कर लेना, आप आपके गूगल पे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच देखिए या यूट्यूब के ऊपर पे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच देखिए, आपको दिखेगा कि एक इतना बड़ा, मतलब आप ये मान लीजिए राजस्थान के साइज का डबल एरिया जो है, इतने बड़े एरिया में सिर्फ आपको इस पैसिफिक ओशन में एक जगह पे सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिख रहा है। तो एक पूरा पैच बन चुका है जो प्लास्टिक फ्लोट हो के वहां पे इकट्ठा हो चुका है। ओके, तो ये कहां पे है? फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जहां पे वाटर सारा स्टेबल आता है वहां पे आपका ये प्लास्टिक पैच बन चुका है। 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रीजन में ये स्प्रेड है और मोस्टली माइक्रो प्लास्टिक है, फिशिंग गियर है, पैकेजिंग है। और ये जो माइक्रो प्लास्टिक होता है दीज आर वेरी डेंजरस, बिकॉज जब प्लास्टिक जो होता है जब उसको वो सन रेज उसके ऊपर पड़ती हैं तो प्लास्टिक का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, बट वो पूरा डिग्रेड नहीं होता है, वो माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं ये फिशेस इंजेस्ट कर जाते हैं, ये अगर फिशेस को हम खाएंगे तो हमारे बॉडी में आ जाएंगे और इससे हमारे को कैंसर और अदर बहुत सारी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक्स को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो प्लास्टिक पहले आपके जो फेस वॉश और फेस स्क्रब्स स्पेसिफिकली जो आते थे उनमें भी आते थे, अब उनको सबको बैन कर दिया गया बिकॉज इसको ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज्यादा डेंजरस इंपैक्ट होता है। ओके, कुछ की स्टेट्स, क्योंकि हम कोई भी न्यूज पढ़ते हैं तो हमारे काम के स्टेट्स जरूर पढ़ेंगे, और वो क्या है, जैसे आपसे पूछा जाए कि कंट्री वाइज सबसे बड़े प्लास्टिक प्रोड्यूसर कौन सा, सबसे ज्यादा प्लास्टिक कौन बनाता है, तो फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे यूएस है, थर्ड के ऊपर पे इंडिया है। तो ये 3 कंट्रीज हैं जो आपके सबसे बड़े प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं। अगर कंपनीज की बात करी जाए तो प्रोडक्शन की बात नहीं करें, प्लास्टिक पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कौन करता है, तो सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन करती है जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती हैं। सबसे ऊपर कोका कोला कंपनी है, सेकंड पेप्सिको है और थर्ड पे नेस्ले है। अब प्लास्टिक तो आपकी बॉटल्स में भी लगता है, इसके अलावा जो इनके लेस के और इन सब के आपके जो पैकेट्स आते हैं, चॉकलेट्स आती हैं इन सब की, वो सब भी आपकी किसमें, प्लास्टिक में ही रैप करी जाती हैं। तो सबसे बड़े प्लास्टिक पॉल्यूटर्स वर्ल्ड के ये 3 कंपनीज हैं। ओके, और हमेशा याद रखना, कभी भी प्लास्टिक पॉल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा तो एक अगर ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है जो सच में ज्यादा सिचुएशन में किसी को नहीं पता होगा। तो वो है कि प्लास्टिक का फाउंडर कौन था या फादर ऑफ मॉडर्न प्लास्टिक किसे कहा जाता है, तो जो ओरिजिनल प्लास्टिक था उसको बोला जाता था बेकलाइट। ओके, प्लास्टिक नहीं बोलते उसको, बेकलाइट बोलते थे। और ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये आता है लियो बेकलैंड के नाम से, जो फादर माने जाते हैं मॉडर्न प्लास्टिक के। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर हो गया। आई डाउटेड कि कोई भी इसको कवर करेगा, हमने लेकिन इसको कवर कर लिया है कि लियो बेकलैंड जो है, जो फादर ऑफ मॉडर्न प्लास्टिक्स हैं। बेकलाइट प्लास्टिक को पहले कहा जाता था एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न प्लास्टिक। और फिर भी आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि क्या स्टेटस है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का। तो अभी हमारा अंडर नेगोशिएशन, यानी कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं है। अब इंडिया पे आते हैं, तो इंडिया के अंदर में हमने क्या कोई स्टेप्स लिए हैं प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए, एंड यस हमने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। तो सबसे पहले तो हमने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए थे 2016 के अंदर में, जिसके अंदर में हमने जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके ऊपर पे प्लास्टिक वेस्ट को यहां पे कंट्रोल करने की या फिर उनको रिसाइकल रीयूज करने की यहां पे हमने उन पे रिस्पांसिबिलिटीज लगाई थी। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है कि जो प्रोड्यूसर है उसकी एक्सटेंडेड रिस्पांसिबिलिटी क्या है, प्लास्टिक वेस्ट को यहां पे कंट्रोल करने की, उसको रिसाइकल रीयूज या डिस्पोज करने की। तो ईपीआर या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लायबिलिटी क्या होता है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी एक और रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको डिस्पोज करने की। सेकंड पे आते हैं कि कलेक्शन और डिस्पोजल का जो काम है वो वैसे किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, तो वो हर किसी लोकल बॉडी की रिस्पांसिबिलिटी होगी। तो जिस भी आप सिटी में रहते हो उसकी जो म्युनिसिपैलिटी है उसका ये जॉब है कि वो प्लास्टिक को कलेक्ट करे और उसको डिस्पोज करे।
एंड इसके अलावा जो ये प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स है उनको हमने 21 के अंदर में और 22 के अंदर में अमेंड करा था, और उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी कि बहुत सारे सिंगल यूज प्लास्टिक्स, अराउंड 22 टाइप्स के सिंगल यूज प्लास्टिक जो थे उनको जुलाई 1 2022 से हमने इंडिया में बैन कर दिया। तो आप ये चीज देखते भी होंगे कि अगर आप ईयरबड्स अब बाय करते हो तो उसके अंदर में जो स्टिक होती है वो पहले प्लास्टिक की होती है, अब वो यहाँ पे वुडन या किसी और मटेरियल की होगी, पेपर की हो सकती है, बट यहाँ पे वो आपको प्लास्टिक का नहीं मिलेगा। तो प्लास्टिक कटलरी, स्ट्रॉस, रैपिंग फिल्म्स एक्सेट्रा ये सब आपको प्लास्टिक के नहीं मिलेंगे। इसलिए आप देखते हो कि अगर आप मैकडी में जाते हो, कहीं जाते हो तो आपको प्लास्टिक कप्स मिलते हैं, बिकॉज वो सब जो कप्स होते हैं वो पेपर कप्स होते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक कप जो है वो अब हमने बैन कर दिए हैं। तो ये सब हुआ है अंडर दी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो प्लास्टिक को यहां पे कंट्रोल करने का सबसे मेजर लॉ यही है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट है क्या? तो यहाँ पे एक बेसल कन्वेंशन है। इफ यू रिमेंबर हमने 3 कन्वेंशन पढ़े थे RBS करके, एक रॉटरडैम, एक बेसल और स्टॉकहोम। उसमें जो रॉटरडैम कन्वेंशन होता है ये डील करता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट का। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर आपका बेसल कन्वेंशन है ये स्पेसिफिकली डील करता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट का, जिसमें कुछ जो आपके हजार्डस प्लास्टिक वेस्ट है जिसके अंदर में केमिकल कंपोजिशन इस टाइप का है जो डायरेक्टली हजार्ड कर सकता है एनवायरनमेंट को या ह्यूमन को, वो पर्टिकुलर प्लास्टिक वेस्ट में कवर है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि प्लास्टिक वेस्ट के लिए हमारी कोई अलग ट्रीटी है। यहां पे आपको समझना है कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो सिर्फ प्लास्टिक के डिस्पोजल से, उसके डिकम्पोजिशन से डील करती है, ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है। यहां पे बेसल कन्वेंशन में जहां हजार्डस वेस्ट की बात होती है वहीं पे हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करें। इसके अलावा मरीन पॉल्यूशन के लिए हमारा मारपोल, मरीन पॉल्यूशन का ही शॉर्ट हो गया, मारपोल जो है 73 में हमने इसको इनिशिएट किया था, 78 में ये इनफोर्स आया है। ये जो पर्टिकुलर कन्वेंशन है ये भी पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स इंक्लूडिंग प्लास्टिक डंपिंग एट सी को प्रोहिबिट करता है। तो जो शिप्स कैरी कर रही होती हैं प्लास्टिक, दे आर सपोज टू ब्रिंग बैक ऑल ऑफ दैट प्लास्टिक, और उसको वो किसी को भी सी के अंदर में पुटअप नहीं कर सकते हैं। दिस इज एज पर द मरीन पॉल्यूशन कन्वेंशन ऑल्सो। ओके, तो ये है इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिलेटेड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट पे आते हैं सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स ऑर्डर ऑन मेडिकल सीट्स पॉलिसी इन तेलंगाना। अब तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी निकाली रिजर्वेशन की, जिसमें बोला कि हम डोमिसाइल रिजर्वेशन देंगे, और डोमिसाइल रिजर्वेशन में वो ही बच्चे आपकी मेडिकल सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे जिन्होंने 9 से 12th क्लास जो है, 9 से 12th क्लास जो है वो तेलंगाना के अंदर में करी। तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, हो सकता है कि आप अदरवाइज तेलंगाना के डोमिसाइल हैं, आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ चुका है, बट अगर आपने 9 से 12th क्लास अगर आपने तेलंगाना के अंदर में नहीं करी है तो उस पर्टिकुलर केस में वो डोमिसाइल रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली जब आप इस तरह की पॉलिसी बनाते हो जो लॉजिकली फ्लॉट दिख रही है कि भाई जस्ट बिकॉज कोई 2-3 साल के लिए आपकी स्टेट में नहीं है बट आगे फ्यूचर में जाके वो आपकी स्टेट में आगे शायद हॉस्पिटल स्टार्ट करेगा, तो आप इस टाइप की डोमिसाइल रिजर्वेशन कैसे कर सकते हो? तो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने ऑब्वियसली सीट में क्या करा, हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि ये एक आर्बिट्री मैकेनिज्म है, दिस कैन नॉट बी अलाउड। फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा गया एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पे बोला है कि हम इस टाइप की पॉलिसीज को अलाउ नहीं कर सकते, इतना कॉम्प्लिकेशंस हम क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, तो यहां पे बिकॉज ये पर्टिकुलर जजमेंट आया तो हम एक बार डोमिसाइल रिजर्वेशन को पढ़ लेते हैं, बिकॉज हम पहले भी इसको वैसे पढ़ चुके हैं। तो पहली चीज तो ये कि डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, और डोमिसाइल का मतलब समझना इसलिए जरूरी स्पेसिफिकली क्लैट स्टूडेंट्स को, बिकॉज बहुत सारे कॉलेज है, एनएलएस बैंगलोर है, NLU जोधपुर है, ये सब जो कॉलेजेस हैं डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो डोमिसाइल का मतलब क्या होता है और डोमिसाइल का रेसिडेंस से क्या डिफरेंस होता है? तो इन दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि रेसिडेंस आपका जरूरी नहीं है कि परमानेंट प्लेस हो, ओके, बट डोमिसाइल जो होता है ये आदमी का परमानेंट होम होता है और वो वहां पे रहने का इंटेंट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वहां इंटेंशन टू रिमेन है, विच मीन्स कि इन केस वो डोमिसाइल का कोई फायदा लेता है या उसके पास में अगर डोमिसाइल है, इट शोज कि जो पर्टिकुलर पर्सन है ये अपने आगे की लाइफ भी यहीं पे बिताना चाहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डोमिसाइल का रेसिडेंस अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो वो हो जाती है इंटेंशन टू स्टे देयर। ओके, तो ये होता है डोमिसाइल। तो
इसीलिए जो भी पर्टिकुलर स्टेट्स होते हैं वो अपना जब डोमिसाइल डिसाइड करते हैं कि डोमिसाइल कब कंसिडर किया जाएगा, तो उसमें वो एक 10 या 12 इयर्स का रेसिडेंस एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि तेलंगाना स्टेट के अंदर में भी आपको 10 से 12 इयर्स का रेसिडेंस जब होता है, आपकी स्कूलिंग वहां पे होती है, तो ही आपको वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलता है। कोर्ट्स ने यहां पे कंसिस्टेंटली क्या हेल्ड करा है, जो बेसिकली यहां पे तेलंगाना की पॉलिसी को काउंटर करता है। कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट पेरेंटल डोमिसाइल एंड नॉट जस्ट प्लेस ऑफ एजुकेशन इज अ वैलिड फैक्टर। यानी कि अगर आपने तेलंगाना में एजुकेशन करी है या करी है तो आपको डोमिसाइल मिल सकता है, नहीं करी है बट आपके पेरेंट्स वहां के हैं, दोनों पेरेंट्स जो हैं वहीं के डोमिसाइल हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में दिस इज अ गुड इनफ ग्राउंड टू गेट यू ऑल्सो अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पेरेंट्स का लेट्स से दिल्ली के अंदर में डोमिसाइल है तो आपका भी दिल्ली के अंदर में डोमिसाइल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं पावर टू डिफाइन डोमिसाइल की। डोमिसाइल को किस तरीके से जज किया जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाएगी, या गवर्नमेंट रूल्स के थ्रू कर सकते हैं? तो सिंपली हैव टू अंडरस्टैंड इज कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो डिफाइंड है नहीं डोमिसाइल क्या होता है, तो यहां पे स्टेट्स को हमने ये पावर दी है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनके पास में पावर होती है कि वो क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब करे फॉर डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन। ओके, तो डोमिसाइल को डिफाइन तो नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिफाइन करा है डिफरेंट केसेस के अंदर में, और उसके बाद में स्टेट जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, उसको यहां पे पावर दी हुई है प्रिस्क्राइब करने का क्राइटेरिया कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन अगर लेट्स से बैंगलोर को देना है, आपके एनएलएस बैंगलोर में देना है, तो कर्नाटक गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन कौन राज्य कर्नाटक के डोमिसाइल हो जाएंगे। ओके, तो यहां पे एक रेलिवेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और देख लेते हैं जिसमें डोमिसाइल रिजर्वेशन को डिस्कस किया हुआ। तो सबसे पहला केस आ जाएगा डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने डोमिसाइल रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया था प्रोवाइडेड वो रीजनेबल हो। यानी कि आप एक्सेसिव नहीं दे सकते हो, 90-100% नहीं दे सकते हो, एक रीजनेबल रिजर्वेशन आपको दिया जा सकता है, बट ओवर एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो, मेरिट को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो। दूसरा है डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत, जिसके अंदर में भी रेसिडेंस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर करा जा रहा है तो उसको भी अलाउ करा हुआ है, प्रोवाइडेड पार्लियामेंट उस पे लॉ बनाए। और थर्ड है आपका सौरभ चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर में अगेन आपका रेसिडेंस रिक्वायरमेंट को परमिसिबल माना गया है कि आप इस बेसिस पे सीट्स को रिजर्व कर सकते हो, जो लेट्स से आप एससी एसटी के लिए ओबीसी की रिजर्वेशन दे रहे हो, उसको आप आपकी स्टेट या डोमिसाइल बेस्ड भी कर सकते हो, बट वो एक्सेसिव और अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए कि जो बाहर के लोग हैं वो बिल्कुल ही नहीं आ पाए। ओके, तो जैसे अगर आपको पता हो कि जीएलसी मुंबई या आईएलएस पुणे में आपको लेना होता है, तो वहां पे आपको एमएससीईटी का पेपर देना होता है महाराष्ट्र का, और उसके अंदर में भी अराउंड 80% से 85% आपका डोमिसाइल रिजर्व्ड है। तो हार्डली 5 to 7 सीट्स ऐसी बचती हैं आपकी जो आउटसाइड स्टेट के हैं जिनको मिल पाए। ओके, तो ये जो आउटसाइड स्टेट वाले होते हैं उनके लिए बहुत टफ होता है। एटलीस्ट आई बिलीव कि रिजर्वेशन जो है इस टाइप से वो 50-60% को क्रॉस नहीं करना चाहिए, बट डोमिसाइल के केस में वो 80% 90% भी हो जाता है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस पर्टिकुलर स्टेट में आप रहते हैं आप कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली उनको क्वेश्चन करते रहें, सो दैट दे आर आंसरेबल टू यू अगर आपके स्टेट्स के अंदर में अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है। why do you have to go out of your state to study in a better college? आपका स्टेट भी उसको प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे रेदर देन क्वेश्चनिंग कि यार बाकी स्टेट्स क्यों कर रहे हैं, जो आपकी एडवांस स्टेट है, ये उनका राइट है। तो सिमिलरली हमारा भी राइट है कि हम हमारी स्टेट गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे, हमारे लेजिस्लेचर से क्वेश्चन पूछे कि हमारे अच्छे स्कूल कॉलेजेस क्यों नहीं है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। लाइक आई सेड कि आज अगस्त 6 है और अगस्त 6 को हमने हिरोशिमा के ऊपर पे पहली बार न्यूक्लियर अटैक किया था। तो इट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस जब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करा था, और उसने आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, उस सबको ही चेंज कर दिया। बिकॉज इसके बाद से जो एरा था वो बेसिकली न्यूक्लियर वेपन का एरा था। उसके बाद से 1944 में ये पर्टिकुलर हमने क्या मतलब यूएस ने पर्टिकुलर बॉम्ब अटैक किया था, और उसके बाद से जो अगले के 30-40 इयर्स थे वो बेसिकली दो पावर ब्लॉक्स के बीच में, यूएस और यूएसआर के बीच में, और न्यूक्लियर थ्रेट के बेसिस पर ही पूरा का पूरा जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी वो आपकी रन कर रही थी। ओके, तो यहां पे फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन कब हुआ था, तो ये सब फैक्ट्स हैं। आई वुड वांट कि आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे क्वेश्चन अगर इस पे आएगा तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन जरूर से आएंगे, और ये आपके इजी मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहला हिस्टोरिकल बॉम्बिंग हमारा हिरोशिमा में जो हुआ था अगस्त 6, 1945 को हुआ था। बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय।
लिटिल बॉय था और ये यूरेनियम बेस्ड पर्टिकुलर बॉम्ब था। तो जो लिटिल बॉय था ये इसमें यूरेनियम फ्यूल यूज करा गया था। 70,000 लोग एक साथ इंस्टेंटली डेथ हो गई थी उनकी, और 70,000 लोग आपके 45 के एंड तक और मर गए थे बिकॉज ऑफ रेडिएशन। दूसरा, फिर 3 दिन बाद अगस्त 9 को फिर नागासाकी के अंदर में बॉम्बिंग करी गई। यहां पे जो बॉम्ब था उसका नाम था फैट मैन, और यहां पे जो पर्टिकुलर फ्यूल था वो था प्लूटोनियम। तो यहां यूरेनियम यूज करा गया था, यहां पे प्लूटोनियम यूज करा गया था यूजिंग फैट मैन। ओके, अब यहां पे की फिगर्स देख लेते हैं। मेरे को फैक्ट से मतलब है न्यूक्लियर साइंस जो है ये आपको भी पता, न्यूक्लियर साइंस हो गया मतलब बेसिक्स तो आपको पता होगा। तो हम यहां पे देख लेते हैं हमारे वन लाइनर्स कौन से हैं। तो फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी किसे कहा जाता है, तो जो फर्मी है, फर्मी पैराडॉक्स इनका बहुत फेमस है। फर्स्ट कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इनने करी थी, इसलिए इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब किसे कहा जाता है, तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट लेड करा था, जिसके थ्रू ही आपकी बॉम्ब्स डेवलप करे गए थे, ही इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। अभी इनके ऊपर पे ओपेनहाइमर मूवी भी आई है, लास्ट ईयर आई थी। फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, तारापुर है आपका महाराष्ट्र के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हो जाएंगे। सीधे सीधे ये 4 क्वेश्चन जो हैं आपके, जो डायरेक्टली आ सकते हैं वो हो गए। अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए इंडिया में तो न्यूक्लियर टेस्ट करे हैं, तो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कब करे थे, कहां करे थे, प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो इंडिया ने करा था वो 1974 में करा था। इसका जो कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा, और इसी को हम पोखरण फर्स्ट कहते हैं बिकॉज पोखरण राजस्थान में टेस्ट कंडक्ट करे गए थे और ये पहला ऐसा टेस्ट था। अब आपसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क इसलिए कि जब ये टेस्ट करा था तो प्राइम मिनिस्टर कौन था, और सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट करा था तब कौन प्राइम मिनिस्टर था। सेकंड जो न्यूक्लियर टेस्ट करा था वो 98 में करा था, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था, और इसको हम पोखरण सेकंड भी कहते हैं। इसके बाद इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है भाई, इंडिया कैसे करता है, इंडिया के पास में न्यूक्लियर वेपन है तो इसने भी कुछ प्रिंसिपल्स करेंगे। तो इंडिया की अगर सिंपल पॉलिसी को एक पर्टिकुलर 3 वर्ड्स में बोलना जाए तो वो है नो फर्स्ट यूज। कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो है नो फर्स्ट यूज की, विच मींस कि हम खुद से, अगर हमारा किसी वॉर भी है, हम खुद से पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी रिटेलिएशन में, अगर हम पे कोई केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर अटैक, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि याद रखना कि हम रिटेलिएट करेंगे तो सिर्फ नॉट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर अटैक है। अगर हम पे कोई केमिकल वेपन अटैक होता है, हम पे कोई बायोलॉजिकल वेपन अटैक होता है, या हम पे कोई न्यूक्लियर वेपन अटैक होता है, तीनों ही सिचुएशन के अंदर में हम रिटेलिएट करेंगे और मासिव रिटेलिएशन करेंगे। सो हम ये नहीं देखेंगे उन्होंने हम पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करा है उससे 5 लोगों की डेथ हुई है, या बहुत छोटे एरिया पे या हमारे अनइनहैबिटेटेड एरिया के ऊपर पे यूज करा है। हम जो पर्टिकुलर रिटेलिएट करेंगे वो मासिव करेंगे, हम पूरा हमारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल उसको यूटिलाइज करेंगे। एंड व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर न्यूक्लियर वेपन्स, सो इट इज टू क्रिएट अ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। तो बेसिकली हम डेटर करना चाहते हैं कोई हम पे अटैक ना करे। इसके बाद इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटीज कौन सी न्यूक्लियर वेपन के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रीटी है वो है एनपीटी ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो 1968 में आपकी एंटर करी गई थी। और ये बेसिकली कहता है कि वर्ल्ड के अंदर में न्यूक्लियर वेपन जो हैं ये कंट्रीज को नहीं क्रिएट करने हैं, सिर्फ जो परमानेंट 5 मेंबर्स है जिन्होंने 68 से पहले ही न्यूक्लियर वेपन कंस्ट्रक्ट कर लिए थे, सिर्फ दे आर अलाउड टू हैव दोस न्यूक्लियर वेपन्स। इसके अलावा पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज अलाउड, सिविल यूज के लिए आप उसको कर सकते हो। तो ये P5 मेंबर्स कौन से हैं ये आप मुझे बताइए। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एनपीटी का ये है कि इंडिया ने इसको साइन नहीं करा बिकॉज इंडिया सेज कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, ये न्यूक्लियर हैव्स और हैव नॉट्स के अंदर में डिस्क्रिमिनेट करती है, और ये ट्रीटी को हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाना मना है, उसको इंडिया ने साइन नहीं करा। इंडिया ने साइन नहीं करा तो पाकिस्तान को एक्सक्यूज मिल गया, पाकिस्तान ने भी इसको साइन नहीं करा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच आर द नॉन सिग्नेटरी, तो आप मुझे बताइए आपके कमेंट बॉक्स में, विच आर द नॉन सिग्नेटरीज ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। बहुत कम है जिसमें एक कंट्री का एग्जांपल ऐसा भी है जिसने साइन किया था बाद में विड्रॉ कर लिया। सो विच आर द कंट्रीज विच आर नॉन सिग्नेटरी। इसके अलावा 2017 में एक कोशिश करी गई थी कि हम एक पर्टिकुलर ट्रीटी बनाए, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कि कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के नहीं करेगा। इंडिया ने इसको भी साइन नहीं करा है और ना ही रेटिफाई किया है। फिर आपका ये वाला
ये तो सीटीबीटी है, ये भी आपका पुराना ट्रीटी है, ये तो पहले का है। ये वाला है 2017 का ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये पहला ऐसा बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोहिबिट करता है न्यूक्लियर वेपन को। जो यहाँ पे बेसिकली ये नहीं कह रहा है कि कुछ कंट्रीज रख सकते हैं, ये कह रहा है कि कंप्लीटली बैन करना है हमें यहाँ पे। और जितनी भी कंट्रीज हैं जिनके पास में न्यूक्लियर आर्म्स हैं अभी, उनमें से किसी ने भी इसको साइन नहीं करा है, इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, तो ये कंट्रीज हैं जिन्होंने ये ट्रीटी बनाई गई थी 2017 के अंदर में। ऑस्ट्रेलिया का इनिशिएटिव था वैसे ये, जिसके अंदर में दे वांटेड टू क्रिएट अ बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसमें ऑल द कंट्रीज वुड डिस्ट्रॉय देयर न्यूक्लियर वेपन्स। हाउएवर जितनी भी आर्म्ड स्टेट है, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उन्होंने इसको साइन नहीं करा है। इसके अलावा वी हैव अ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, उसका एक जजमेंट भी हमारा 96 का। आईसीजे आपको मुझे बताना है ये कहां पे सिचुएटेड है, आईसीजे कहां पे सिचुएटेड है आप मुझे बताइए। 96 का जजमेंट है, एडवाइजरी ओपिनियन है जो जनरल असेंबली ने पूछी थी रिगार्डिंग लीगैलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। यहां पे उन्होंने क्या करा है, यूज और थ्रेट ऑफ यूज वुड जनरली वायलेट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो आईएचएल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है, अगर कोई न्यूक्लियर वेपन को यूज करता है या उसको थ्रेट भी देता है यूज करने का, तो ये जनरली वॉयलेटिव है ऑफ आईएचएल, बट इट कुड नॉट कंक्लूसिवली रूल। तो यहां पे कोई कंक्लूसिव नहीं दिया गया लीगल है या इलीगल है, बट दे सेड यहां पे कि यूज और थ्रेट ऑफ यूज जो है वो जनरली वॉयलेट होगा। तो कंक्लूसिव हमारे पास कोई आईसीजे का जजमेंट भी नहीं है। व्हाट अबाउट इंडियन लॉज गवर्निंग न्यूक्लियर सेक्टर? तो न्यूक्लियर वेपन्स के गवर्निंग के लिए कोई लॉ नहीं है। न्यूक्लियर सेक्टर को गवर्न करने के लिए हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, जिसके अंदर में ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है, पार्लियामेंट को दे रखी है। जितने भी लॉज बनाने होंगे, रूल्स बनाने होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लॉ बनाना होगा इसको रिलेटेड तो आपका पार्लियामेंट बनाएगा। तो ये जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 62 का, एज पर दिस एक्ट करंटली सिर्फ गवर्नमेंट ही आपके न्यूक्लियर प्लांट्स को रन कर सकती है। गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ही रन कर सकती हैं। इसको अब हम अमेंड कर रहे हैं और प्राइवेट बॉडीज को भी अलाउ करेंगे। ओके, सो करंटली कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो न्यूक्लियर आपके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से डील करती है, न्यूक्लियर सेक्टर से डील करती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो डायरेक्टली न्यूक्लियर प्लांट्स को गवर्न करती है, रेगुलेट करती है। इट इज अंडर पीएमओ, सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में आता है। सेकेंड इज योर बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो पहला रिसर्च सेंटर था जो आपका न्यूक्लियर साइंस के ऊपर पे वर्क करता था, एंड दैट्स व्हाई होमी जे भाभा इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। थर्ड इज योर एनपीसीआई न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन। ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया के हैं वो सिर्फ एनपीसीआईएल ही ऑपरेट करती है। एंड देन यू हैव दिस एईआरबी बॉडी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो बेसिकली न्यूक्लियर और रेडिएशन सेफ्टी को रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ शुड मनी लॉन्ड्रिंग बी टैकल्ड? तो एक बहुत अच्छा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आपका ये पर्टिकुलर आर्टिकल आया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है वो समझाया गया है और उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं उसके बारे में है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज मनी लॉन्ड्रिंग? तो लॉन्ड्री में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे कपड़े साफ करते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस जिससे हम हमारा जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट करते हैं। ओके, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्गाइजिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम टू मेक देम अपीयर लेजिटिमेट, कि जो पर्टिकुलर हमने पैसा गलत कामों से कमाए हैं उनको हम सफेद करना चाहते हैं, उनको हम सही दिखाना चाहते हैं, उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। इंडिया के अंदर में हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, जिसके अंदर में इसको डिफाइन किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग को पीएमएलए में कैसे डिफाइंड है? इट इज द एक्ट ऑफ कंसीलिंग, पोजेसिंग, एक्वायरिंग और यूजिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड प्रोजेक्टिंग देम एज अनटेन्ड प्रॉपर्टी। ओके, तो ये डेफिनेशन है मनी लॉन्ड्रिंग की इंडिया के अंदर में। ये डेफिनेशन अच्छे से समझ लेना, बिकॉज ये डेफिनेशन के बेसिस पे अगर क्वेश्चन आएगा लीगल रीजनिंग में तो वो यहां से आएगा। ओके, इसके बाद हम आते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक फोटो है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इज बेसिकली एक्यूमुलेटिंग द मनी फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, कि जहां से आपने प्लेस करा, इकट्ठा कर लिया पैसा अपना। सेकंड होता है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर। तो यहां पे मैं ब्लैक मनी को क्या है, पहले किसी एक इंस्टीट्यूशन में डालूंगा, फिर वहां से दूसरे में ट्रांसफर करूंगा, फिर दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर करूंगा, फिर हो सकता है तो मैं और ट्रांसफर करता जाऊं, इधर से एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री लेके जाऊं, सो दैट ये जो पर्टिकुलर चेन है इससे कभी पता ही नहीं पड़े कि ये ब्लैक मनी है या ये एक टेररिस्ट या इलीगल एक्टिविटी से आया है।
तो जो लेयरिंग होता है इट इज प्लेसिंग द मनी इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। इसके बाद में थर्ड स्टेप होता है इंटीग्रेशन, जिसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है मनी को टू हाइड द ओरिजिन ऑफ द फंड्स। तो यहाँ पे फाइनल स्टेज जो होती है वो इंटीग्रेशन होता है, जो दो स्टेप्स हो जाएंगे आपके। ट्रांसफर कर दिया मनी को वापस से ऐसी जगह पे जहां से जो उसका सोर्स है वो हाइड हो जाए, और फिर जिस पर्टिकुलर पर्सन ने ये मनी को लॉन्डर करवाया था उसको हमें वाइड सेंस में इसको यहां पे रिटर्न करना है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस होती हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, पीएलआई। ओके, पीएलआई, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन आपकी 3 स्टेज हो जाएंगी। ओके, अब यहां पे जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है ये इस पे भी फोकस करता है कि रिसेंटली आपके जो पर्टिकुलर केसेस है मनी लॉन्ड्रिंग के, उनका नंबर इंक्रीज हुआ है, बट एज कंपेयर टू नंबर ऑफ केसेस कन्विक्शन जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। यानी कि यहां पे कहीं ना कहीं प्रोबेबली ये जो पर्टिकुलर लॉ है इसका मिसयूज भी हो रहा है, बिकॉज मेजॉरिटी जो केसेस हैं वहां पे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई पर्सन जो है वो इसके अंदर में इन्वॉल्व भी है। ओके, तो यहां पे जो फाइनेंस मिनिस्टर का डेटा है, सिंस 2015 ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज द बॉडी जो बेसिकली पीएमएलए को यहां पे इंप्लीमेंट करती है। उसने 5892 केसेस फाइल करे हैं अंडर पीएमएलए। हाउएवर, आउट ऑफ दीज मेनी केसेस ओनली 15 केसेस हैव बीन डिसाइडेड। तो आप यहां खुद आइडिया लगा लीजिए कि 5877 केसेस ऐसे हैं जहां पे अब तक कन्विक्शन नहीं हुई, या तो छोड़ दिया गया है या केस आपका चलता ही जा रहा है। इसके बाद इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात क्या है, तो कंट्रीज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एक साइन करती हैं, जिससे जो एमएनसी काम करती है उनको दोनों कंट्रीज में से एक जगह टैक्स पे करना होता है। और यहां पे वो दोनों कंट्रीज जो होती हैं वो जो टैक्स डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो सारा एक्सचेंज करती है। तो उससे क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग लाइक जो केसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने में, कर्व करने में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस से एक न्यूज और देख लेते हैं। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट पोलियो। सो यहाँ पे पोलियो की बेसिक्स डिटेल्स हमारे पास हैं कि आपका क्या है, कोविड-19 के बाद से हमने देखा है कि वायरस, जो बैक्टीरिया, ये सब इनके इंपॉर्टेंट डिजीज होती हैं जो बहुत ज्यादा आपके किसी टाइम पे या तो बहुत बड़ी आपकी डिजीज रही हैं, या फिर जो फ्यूचर में आपकी बड़ी डिजीज बन सकती हैं जिनसे पेंडेमिक कॉज हो सकता है, वो सब डिजीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे पोलियो जो है, जो एक टाइम पे इंडिया वॉज द हब ऑफ पोलियो, नंबर ऑफ पोलियो पेशेंट, जहां पे सबसे ज्यादा केसेस होते थे। आज इंडिया की हालत यह है कि इंडिया इस डिजीज को एटलीस्ट WHO के स्टैंडर्ड से इरेडिकेट कर चुका है। लास्ट पोलियो का केस जो था वो मोर देन 10 ईयर्स अगो था। 2011 में वेस्ट बंगाल में आपका लास्ट केस पोलियो का आया था। तो पोलियो जो होता है, पोलियो का वैसे फुल नेम है पोलियो माइलेटिस। पोलियो माइलेटिस है, ये एक पर्टिकुलर वायरल इलनेस है, वायरस डिजीज है जो पोलियो वायरस से होती है आपकी। और ये क्या करती है, नर्वस सिस्टम को अटैक करती है, जिससे पर्सन जो है वो पैरालाइज हो सकता है, उसकी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन या डेवलप नहीं होती है। और ये जो पर्टिकुलर आपका डिजीज है ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज है। ये बेसिकली फीकल ओरल रूट के थ्रू आपका ट्रांसमिट हो सकता है। तो कोई अगर कंटेमिनेटेड वाटर या फूड यहाँ पे कंज्यूम कर ले या कॉन्टैक्ट में आ जाए इस वायरस के, स्पेसिफिकली या चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, तो ये पोलियो वायरस जो है ये इनको इजीली इंपैक्ट कर सकता है। ओके, अब पोलियो वायरस जो है, जैसे कोविड के डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, ऐसे पोलियो वायरस के भी स्ट्रेन है। एक तो वाइल्ड पोलियो वायरस होता है जो नेचर में मिलता है, और एक दूसरा है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। ये दो टाइप्स हो जाते हैं, एक पोलियो वायरस जो नेचर से आपने लिया है, और दूसरा होता है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। अब ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस क्या होता है, तो जो पोलियो है उसकी 2 वैक्सीन होती हैं। एक तो होती है आपकी एक्टिवेटेड वैक्सीन और एक होती है आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो जो हमारी ओरल पोलियो वायरस होती है, 2 बूंद जिंदगी वाला, वो पर्टिकुलर जो आपका वैक्सीन होता है उसके अंदर में लाइव और जो सेमी डेड या एटेन्युएटेड वायरस ही होता है, मतलब कि वो जो पर्टिकुलर वायरस है वो मरा हुआ नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर जिस बच्चे को हमने ये वैक्सीन दी है, अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है, तो वो पर्टिकुलर वायरस जो आपका लाइव है या एटेन्युएटेड है, वो उसके इम्यून सिस्टम को काउंटर करके उसके नर्वस सिस्टम को अटैक कर सकता है। तो बहुत कम यहाँ पे केसेस होते हैं, बट फिर भी ये पर्टिकुलर वायरस जो पोलियो वायरस जो होता है ये स्प्रेड हो सकता है। ओके, और वाइल्ड पोलियो वायरस जो होता है ये कितने टाइप का होता है, ये 3 टाइप का होता है आपका, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 और टाइप 2 हमने इरेडिकेट कर दिए 2015 में। टाइप 3 जो था वो 2019 में इरेडिकेट हुआ था। व्हाट अबाउट वैक्सीन्स एंड देयर इन्वेंटर्स, तो 2 वैक्सीन्स होती हैं, एक ओरल पोलियो वैक्सीन है, ओपीवी है, जिसको हम सेबिन वैक्सीन भी कहते हैं, बिकॉज इट वाज डेवलप्ड बाय एल्बर्ट सेबिन, और इसमें लाइव अटेन्युएटेड यानी सेमी डेड आपका वायरस होता है। और सेकेंड इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस जो इंजेक्ट की जाती है, इसको हम साल्क वैक्सीन कहते हैं, बिकॉज जोना
16 साल जो है उन्होंने इसको यहाँ पे डेवलप्ड किया था। दोनों वैक्सीनेशन इंडिया अब यूज करता है, बट प्राइमरली ओपीवी लिया जाता है बिकॉज इसको एडमिनिस्टर करना इजी होता है। सिंपली इसको कोई भी एडमिनिस्टर कर सकता है, बट इसके लिए आपको एक ट्रेन पर्सनल चाहिए बिकॉज इसको इंजेक्ट करना होता है। बट इस पर्टिकुलर आईपीवी वैक्सीन से सारी डेवलप कंट्रीज पे मूव कर चुकी हैं बिकॉज इससे वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस होने के चांस नहीं होते हैं, बिकॉज इसके अंदर में डेड वायरस होता है। ओके, What about the global polio eradication program? तो वो कौन सा इनिशिएटिव था जिससे हम पोलियो कंट्रोल कर पाए? तो वो था GPEI, जो 1988 में लॉन्च करा था WHO, यूनिसेफ, CDC, रोटरी इंटरनेशनल। और यहाँ मेंशन नहीं है, बट बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है दैट हैज आल्सो प्लेड अ वेरी बिग रोल इन बेसिकली इरेडिकेटिंग पोलियो फ्रॉम इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। ओके, और ओनली 2 कंट्रीज जहां पे ये वायरस आज भी है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्यों हो रहा है सेटबैक? वैक्सीन का मिसमैनेजमेंट होना, फेक इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स क्रिएट कर देना और वैक्सीन डिराइव आउटब्रेक्स होना। और ये जो पर्टिकुलर इशू है फेक इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स, बिकॉज लोग करवाना नहीं चाहते हैं, बट जो पर्टिकुलर पर्सनल है जिनको ये पर्टिकुलर उनको टारगेट दी जाते हैं गवर्नमेंट से, तो वो शोकेस करने के लिए टारगेट पूरा हो गया है, वो फेक इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स क्रिएट कर देते हैं। व्हाट अबाउट पोलियो इन इंडिया? तो आई टोल्ड यू 2011 वेस्ट बंगाल में लास्ट केस आया था। 2014 में WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था। एंड व्हाट वाज द की प्रोग्राम? तो वो था पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था 1995 में। जो आपका 2 बूंद जिंदगी का जो पूरा कंसेप्ट है वो यहीं से ही आता है, और इंडिया दोनों ओपीवी और आईपीवी यूज करता है अपने कैंपेन में। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया स्टिल हैज अ स्लाइट टैरिफ एज ओवर चाइना बट लूजेस एडवांटेज विद वियतनाम। तो यहाँ पे हम इंडिया यूएस का जो पर्टिकुलर ट्रेड इशू चल रहा है, जहां पे यूएस या डोनाल्ड ट्रम्प एग्जैक्टली इंडिया को थ्रेटन कर रहे हैं विद मोर टैरिफ्स एंड पेनल्टीज, वहां पे एक आपका ये कंपैरेटिव एनालिसिस दिया हुआ है। तो अगेन ये एक डेवलपिंग न्यूज है, तो हमें डेटा से अभी कोई मतलब नहीं है, बट कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ ट्रेड डेफिसिट की बात करी जा रही है इंडिया यूएस के अंदर में, तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? तो ट्रेड डेफिसिट इज बेसिकली जब कोई कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, तो इस पर्टिकुलर केस में इंडिया यूएस के केस में यूएस का ट्रेड डेफिसिट है, विच सिंपली मींस कि यूएस इंडिया को एक्सपोर्ट कम कर रहा है और इंडिया यूएस से आपका एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, तो उसके केस में तो वो ट्रेड डेफिसिट हो गया, हमारे केस में वो ट्रेड सरप्लस हो गया। तो बहुत सारी कंट्रीज क्या करते हैं, टैरिफ्स लगा देते हैं जो इंपोर्टेड गुड होता है, जिससे जो इंपोर्ट हो रही है चीज वो महंगी हो जाए और जो लोकल प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे आपके ज्यादा अच्छे से हो पाए। यूएस का ट्रेड डेफिसिट क्या है? $49.5 बिलियन का है विद इंडिया इन 2024, प्लेसिंग इंडिया 10th अमंग द यूएस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंडिया जिसको यूएस टारगेट कर रहा है बिकॉज वी फील लाइक एन इजी टारगेट यहाँ पे, तो हम जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें 10th नंबर पे आते हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट $49.5 बिलियन का है। फिर भी यूएस ने हम पे 25% इंपोर्ट टैरिफ प्लस पेनल्टीज को इंपोज करा है। एंड कल ही न्यूज ये आई है कि फिर से डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वो इंडिया के ऊपर पे ट्रेड टैरिफ को और भी इंक्रीज करेगा। ओके, स्टिल सिर्फ 2 ही कंट्रीज अभी भी ऐसी हैं जिनका ट्रेड टैरिफ रेट हमसे ऊपर है, एक चाइना जिस पर 30%, एक कनाडा है जिस पर 35% है, डिस्पाइट यूएस हैविंग ग्रेटर ट्रेड डेफिसिट विद 9 अदर। तो हम तो 10th नंबर पे, अभी ट्रेड डेफिसिट में हम 10th नंबर पे हैं। यूएस की अगर हम लिस्ट देखें तो हमसे जो ऊपर 9 है, चाइना और कनाडा के अलावा जो बाकी के आपके 7 बचते हैं वो सारे इंडिया से रैंक ऊपर है। स्टिल हमारे ऊपर पे ज्यादा लगाया गया, और उसमें एक रीजन जो यूएस दे रहा है वो ये है कि हम रशिया के साथ ऑयल ट्रेड कर रहे हैं। तो रशिया की ऑयल ट्रेड का अभी क्या पर्टिकुलर परसेंटेज है, तो सबसे ज्यादा चाइना ले रहा है। चाइना जो रशिया का पूरा ऑयल प्रोडक्शन है 47% चाइना बॉट करता है, और बाकी का करीब करीब इंडिया बॉट करता है। और यहाँ पे ये दिखने में दिख रहा है कि इंडिया बॉट कर रहा है, इंडिया सारा थोड़ी ना यूज करता है, ये पर्टिकुलर क्रूड जो होता है इसको हम रिफाइन करते हैं, और यूरोपियन यूनियन जो डायरेक्टली रशिया से बाय नहीं कर पाने बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, इंडिया के रूट के थ्रू वो बाय कर रहे हैं। एंड एक और चीज आपको समझनी चाहिए कि इट वाज ओनली यूएस जिसने आज से 4-5 साल पहले आपके इंडिया को पोक किया था कि यू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया सो दैट जो एकदम इनस्टेबिलिटी है ऑयल की वो आपके वर्ल्ड ओवर इतनी एक्सटेंड ना हो। थर्ड इज ईयू का एग्जांपल दिया है आज भी, इवन आफ्टर सो मेनी सैंक्शन, एंड यहां पे सीधे यूक्रेन जो यूरोप की कंट्री है उसके साथ में वॉर चल रहा है। ईयू हैज बॉट 50% ऑफ रशियाज एलएनजी मच हायर देन इंडियाज शेयर। तो इंडिया तो कुछ भी बाय नहीं करता है, ईयू जो है जो डायरेक्टली वहां पे वॉर पे है रशिया के साथ, वो 51% उसका जो नेचुरल गैस है वो रशिया से यहां पे बॉट कर रहा है।
ओके तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम बोथ इंडियन एक्सप्रेस एज वेल एज द हिंदू। हमारा फोकस रहता है कि हम सारे वन लाइनर्स को जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करें रेदर देन जस्ट गोइंग थ्रू द न्यूज। सिर्फ न्यूज कवर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उस न्यूज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके तो अब वापस से मिलते हैं आपके 20 जीके क्वेश्चन के सेशन के अंदर में, जिसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं वो बना दिए गए। तो इसके बाद उस सेशन में मिलते हैं। ओके सो विद दिस मैसेज लेसन टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।